हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो 11th आज आपके लिए हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक एक नए चैप्टर से लिया गया और नया चैप्टर हमारा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर हमने काफी समझ लिए, जहां पर हमने ट्रांसपोर्टेशन, हमने बायोमोलिक्यूल्स, इन सब के बारे में स्टडी किया था। और आज हम कुछ ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, कुछ अपने बॉडी के बारे में जानेंगे कि हमारे बॉडी में कौन कौन से सिस्टम हैं। तो यहां से हमारी स्टार्ट होती है ह्यूमन फिजियोलॉजी, और जहां ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर मैंने उठाया है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आपने चैप्टर 10th के लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है, जहां पर डाइजेशन से जुड़े कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए थे, लेकिन बात 11th की है तो चैप्टर के कुछ टॉपिक्स ये डेप्थ में लेके चलूंगा। तो याद रखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे नए जो भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे वो आरटी एकेडमी मिलेंगे, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इन सब के बेस्ट फैकल्टी के थ्रू लेक्चर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करते रहें, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक पे। तो गाइस चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एक बेहद इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। जिंदा रहने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी थी, एक ऑक्सीजन और दूसरा न्यूट्रिशन। ऑक्सीजन तो हमें एटमॉस्फेयर से मिल गई, जिसमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ने काम किया, और फूड हमें डिफरेंट टाइप के फूड से मिलता है। और हम जो भी फूड खाते हैं, ये मैंने आपको बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया है कि बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। कॉम्प्लेक्स बोले या फिर हम पॉलीमर बोले, कॉम्प्लेक्स बोले या फिर पॉलीमर। तो हम जो भी फूड ले रहे हैं, चाहे वो फिश खा रहे हो, चाहे वो चिकन खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, वेजिटेरियन भी है तो वेजिटेरियन खा रहे हो, भाई जरूरी नहीं है कि चिकन करने में बात करूं, लेकिन आप जो भी खा रहे हैं फूड, मोस्टली हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को खाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स फूड को जब तक हमें सिंपल फूड में नहीं कन्वर्ट करना पड़ा, जब तक सिंपल फूड में नहीं कन्वर्ट होगा, तब तक ये हमारे ब्लड में डिसॉल्व नहीं होगा। मतलब हमने जो भी कॉम्प्लेक्स फूड खाया है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, वो हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब तक ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा नहीं, तब तक आपका फूड आपके ब्लड में डिसॉल्व होगा नहीं। और जब ब्लड में डिसॉल्व होगा नहीं तो आपके सेल का हिस्सा बनेगा नहीं। यानी डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस रहा जिस प्रोसेस के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स फूड, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आता है, और एलिमेंट्री कैनाल में उस पर एंजाइम्स गिराए जाएंगे, उसको डाइजेस्ट किया जाएगा, और डाइजेस्ट करने के बाद वो फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सिंपल फॉर्म यानी आप पॉलीमर को मोनोमर में तोड़ दीजिए। अगर प्रोटीन है तो अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाएगा, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे आपके जो फूड है वो ब्रेक डाउन कर लिए जाते हैं। यानी जब कभी भी आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तब आप एक टर्म यूज करते हैं, और वो टर्म है डाइजेशन। तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस रहा जहां पर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो ये फूड उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। चलिए इसी डिफिनेशन के साथ चालू करते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन पे सबसे पहली बात आपको बताई जाती है न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन इज द गेटिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। Nutrition is the getting and utilization of energy rich nutrient food by an organism। आप जब फूड को खाते हैं और खाने के बाद, जैसे कि महिला खा रही हैं साइलेंट, तो जब आप ये खा रहे हैं, खाने के बाद अपनी बॉडी को में यूटिलाइज करते हैं, बॉडी में एनर्जी बनाते हैं। तो एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ सारी चीजों का, खाना खाना, खाने से एनर्जी बनाना, यानी पूरे का पूरा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सब कुछ, इस सब को मिला करके हम टर्म बनाते हैं न्यूट्रिशन। और हमें हमारा खाना क्या क्या देता है, तो देखिए एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटीज।
जिंदगी को जिंदा रहना है भाई, चलना फिरना है, सोचना समझना है, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी का काम करता है हमारा फूड। दूसरा, मटेरियल्स फॉर ग्रोथ, हमारी बॉडी को ग्रोथ करनी है। एक छोटा बच्चा है, और आप भी कभी छोटे बहुत रहे होंगे, अभी बड़े हो गए हैं, तो आपकी बॉडी ने ग्रोथ करी। ग्रोथ किस दम पे करी? अगर आप खाना ना खाते तो आपकी बॉडी में ग्रोथ नहीं होती। आपकी बॉडी ने ग्रोथ क्यों करी है? किस लिए करी है? क्योंकि आपकी बॉडी में मटेरियल ज्यादा गया है, आपका खाना आपकी ग्रोथ कर रहा है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। आप देखे होंगे बहुत से जो दुबले लोग होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बहुत उनको ठंडी भी लगती है, बहुत गर्मी भी लगती है। क्यों? क्योंकि सही से उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा। जब न्यूट्रिशन पहुंचता है तो उनकी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन रहता है। एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, आपके घाव होते हैं, चोट लगती है, उस चोट को रिपेयर करने का काम भी हमारा फूड करता है। आगे बात करें तो हमारे फूड में कुछ खास मटेरियल देखिए, आप देखेंगे तो बायोमोलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, जहां हमने सैकराइड्स के बारे में पढ़ा था, डाइसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड, मोनोसैकराइड। प्रोटीन ये किससे बना है? अमीनो एसिड से। ये बना है अमीनो एसिड से, ये बना अमीनो एसिड से। कार्बोहाइड्रेट इसका क्या होगा? शुगर हो जाएगा, सिंपल शुगर से। जब हमारी फैट्स, लिपिड लेंगे तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बनता है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। विटामिन्स ऑनली भी डिफ्यूजिबल है, मिनरल्स हो गया, वाटर, ये हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट खाने में मिलता है, आपको प्रोटीन मिलती है, फैट, लिपिड्स मिलते हैं, विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, वाटर। तो ये कंपोनेंट हुआ आपके फूड के। एंड द वाटर के बारे में खास बताया जाता है, द वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। ये डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है और बहुत सारे रोल, वाइटल रोल प्ले करता है हमारा वाटर की। तो कीमत आप समझते होंगे वाटर की। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स है। दो लोगों को मिलना पड़ता है एक फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, दो लोग, और उन दो लोगों में एक है हमारा एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल उस बर्तन की तरह है जहां पर खाना रखा जाएगा, और अगर बर्तन रख गया, खाना रख गया, अब इसको गलाने के लिए जो स्पाइसेस डाले जाएंगे, दैट्स मीन जो एंजाइम डाले जाएंगे, वो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स करते हैं। तो दो चीजें याद रखना है कि ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल, इसे हम गट भी कहते हैं, बहुत से लोग गट फीलिंग कहते हैं, मेरी अंतर आत्मा यानी गट फीलिंग। तो और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। चलिए, अगर हम एलिमेंट्री कैनाल यानी गट की बात करते हैं, तो गट में सबसे पहले आप जो खानों को खाते हैं, तो सबसे पहले आप अपने अंदर महसूस करिए, सबसे पहले खाना आप अपने माउथ पे लेके जाते हैं। तो माउथ हो गया आपका सबसे पहला ऑर्गन। फिर देखिए माउथ के बाद ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट, इसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। ये हमारा है फेरिंग्स। माउथ के बाद एक पार्ट आता है, ये हमारा होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद फूड आपका जाएगा एसोफेगस में, ये भी स्पेलिंग होती है और आप इसे OESO भी कर सकते हो, एसोफेगस। फेरिंग्स से फूड निकला, एसोफेगस में पहुंचा, एसोफेगस से लेके जाएगा खाना, और एसोफेगस से हमारा जो फूड था वो फूड पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि लीवर के बिहाइंड साइड में है, इस जगह पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड हमारा धीरे धीरे करके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। यानी अगर हम ऑर्गन की बात करें तो सबसे पहला फूड हमारा माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, देन एसोफेगस, देन स्टमक, ये आपका स्टमक में आ गया, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो वही चीज यहाँ पर है, माउथ, देन बकल कैविटी, थर्ड फेरिंग्स, फोर्थ एसोफेगस, फिफ्थ स्टमक, सिक्स्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, सेवेंथ लार्ज इंटेस्टाइन एंड 8 एनस। यहाँ से फूड हमारा आउटसाइड ऑफ द बॉडी। सबसे पहले आपको ऑर्गन के नेम करने होंगे, फिर से देख लीजिए, माउथ, बकल कैविटी, जहाँ जहाँ खाना जा रहा है बोलते चलिए, देन फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, जो बॉडी के बाहर फूड। चलिए अब देखिए जो भी ग्लैंड है कौन कौन सी हैं।
तो डाइजेस्टिव ग्लैंड, सबसे पहली ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड अभी कहाँ ओपन होती है? बकल कैविटी में ओपन होगी। तो सलाइवरी जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड आपकी ओपन होगी बकल कैविटी में। मैं पर्टिकुलर हर एक ऑर्गन के बारे में आपको लेकर चलूंगा। सेकंड ग्लैंड हमारी है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि आपकी स्टमक में ओपन होगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में ओपन होगी। लीवर, अब देखिए लीवर हो या पैंक्रियाज हो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं, दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रहे हैं, लीवर और पैंक्रियाज। बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि जो हमारा खाना है वो लीवर में जाता है। तो भैया लीवर और पैंक्रियाज में आपका खाना नहीं जाता है। लीवर और पैंक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम बनाते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन पे भेजा जाता है। तो लीवर और पैंक्रियाज एक ग्लैंड है और ग्लैंड से निकला हुआ सेक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन पे भेजा जाता है। एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड, तो ये भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हमारी पाई जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स नहीं होती हैं। यानी ये समझा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का ब्रेकडाउन नहीं होता है, फूड का डाइजेशन नहीं होता है। तो ये देखिए आप एक तरीके से क्या बन गया है, ये है हमारे एक डाइजेस्टिव सिस्टम। बढ़िया सा फ्लो चार्ट है, आसानी से इसको आप पॉज करके देख करके फ्लो चार्ट बना लेंगे, देन आपको याद करने में आसानी होगी। यानी अगर हम बात करें तो हमें इन्हीं ऑर्गन्स पे घूमना है कि बकल कैविटी क्या है, माउथ में क्या है, टीथ कितने होते हैं, यही सब जानना। एक एक ऑर्गन के बारे में आपको बताऊंगा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये फ्लो चार्ट देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आते हैं माउथ एंड बकल कैविटी। तो माउथ रिसीव द फूड इंजेक्शन। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक जगह पर सारे कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, ये मेरी तरफ से नोट कर लीजिएगा। एक पॉइंट है, हेडिंग बनाता हूं, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी न्यूट्रिशन क्या क्या स्टेप है। सबसे पहले जब आप स्टेप यानी न्यूट्रिशन, आप खाने को खा रहे हैं, खाने से एनर्जी पा रहे हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि ओवरऑल सारी रिएक्शंस को, सारी प्रोसेस को हमने न्यूट्रिशन नाम दिया। तो न्यूट्रिशन में स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो न्यूट्रिशन का स्टेप होता है वो होता है इंजेशन। सेकंड स्टेप होता है डाइजेशन। थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप होता है एसिमिलेशन। फिफ्थ स्टेप होता है इजेशन। तो ये हमारे पास 5 स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन के: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये 5 स्टेप पे आपको पूरी तरीके से एनर्जी मिलती है और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बॉडी के बाहर जाता है। सबसे पहला देखते हैं इंजेशन। इंजेशन का मतलब खाने को खाना। जब आप खाने को खा रहे हैं, अपने बकल कैविटी तक पहुंचा रहे हैं, तो आप ये हेडिंग बोलेंगे इंजेशन। दूसरा, जब आप अपने खाने का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो ये प्रोसेस बन जाएगा डाइजेशन। थर्ड, जब आपका डाइजेस्टेड फूड आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा, मिल गया जाकर के ब्लड में, हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। और ब्लड के बाद जब आपका खाना आपके टिश्यू तक पहुंच जाएगा, आपके सेल्स तक पहुंच जाएगा, तो आप इसको बोलेंगे एसिमिलेशन। एंड लास्ट हेडिंग कि सब कुछ कर लिया आपने, अब खाना लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था, वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, तो उसके लिए हेडिंग में जाती है आपकी इजेशन। तो ये 5 स्टेप है न्यूट्रिशन के। जो हम पॉइंट पढ़ रहे थे कि माउथ क्या करता है, इंजेशन करता है, इंजेशन करने का काम है। अब आ जाइए माउथ के अंदर चलते हैं, तो बकल कैविटी आपको मिलती है। देखिए ये एक बकल कैविटी है, खाली सी कैविटी दिख रही है आपको माउथ के अंदर। तो बकल कैविटी में क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ पैलेट, ऊपर
ये जो चीज देखते हैं आप, ये इसको बोलते हैं पैलेट। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हमारा पैलेट है। जो आपके रूफ होती है ऊपर वाली, अगर टंग से टच करें ऊपर तो पैलेट होता है, टीथ पाया जाता है, टंग पाया जाता है। ये सारी चीजें हमारी पाई जा रही हैं। पैलेट हो गया, टीथ आप देख ही रहे हैं, सुंदर से व्हाइट कलर के चमकते हुए दांत, ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये टीथ हो गया, पैलेट हो गया, है ना। मस्कुलर टंग पाई जाती है, देखिए बगल में टॉन्सिल्स लगे हुए, देखिए एक पैलेट का ही सॉफ्ट पार्ट होता है पीछे साइड पे, इसे बोलते हैं ओवला, ओवला। तो ये लास्ट पार्ट होता है, कौवा बोलते हैं, बहुत से कॉमन टर्म में कौवा बुलाते हैं। अगर आप बकल कैविटी को ओपन करेंगे तो टंग हैंग कर रहा है स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर ओवला है। पैलेट हैज एंटीरियर हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। आगे की तरफ अगर आप देखेंगे अपने तो हार्ड हड्डी मिलेगी, पीछे की तरफ सॉफ्ट हो जाता है, यही सॉफ्ट पैलेट को ही क्या यूवुला बोल रहे हैं। टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में रहता है कि अब देखिए टंग जो होता है हमारा वो जुड़ा होता है जिस तरह से द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रेनुलम। यहाँ पर आप देखिएगा फ्रेनुलम नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किस स्ट्रक्चर के थ्रू हमारा टंग हमारे बकल कैविटी में जुड़ा होता है, तो जो टिश्यू है वो टिश्यू का नाम है फ्रेनुलम। याद रखिएगा ये पॉइंट। टंग हैज स्मॉल पोर्शन, टंग में बहुत सारे स्मॉल पोर्शन पाए जाते हैं, जैसे पैबला बोलते हैं, टेस्ट बड्स बोल देंगे, टेस्ट बड्स होते हैं एट द आइदर साइड ऑफ द टंग। आइदर साइड यानी कि किनारे की तरफ, टंग के किनारे तरफ पाया जाता है टॉन्सिल्स। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, आपने देखा होगा सर्दियों में लोग टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, बहुत ठंडा खाने पे टॉन्सिल्स क्लियर होता है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस पर। आगे चलते हैं। अब आ जाइए थोड़ा सा बकल कैविटी में मौजूद टीथ। ह्यूमन में जो टीथ है उस टीथ को हम कॉमनली डेंटिशन बुला रहे हैं, एक लगने का तरीका। तो हमारी बॉडी में 3 टाइप के टीथ्स हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है, यहाँ से थोड़ा समझना चालू करेगा। इंपॉर्टेंट पेज है ह्यूमन डेंटिशन। 3 टाइप के टीथ होते हैं, हेटेरोडोंट, थ्रिकोडोंट, डाइफाइडोंट। ये क्या है? आप लोग कहेंगे सर हम लोग 4 टाइप के पढ़े हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। आपने जो 4 टाइप के पढ़े हैं वो पर्टिकुलर टीथ के टाइप थे, और हम जो पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ टीथ, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटैचमेंट टू उसके अकॉर्डिंग से हम देख रहे हैं ह्यूमन डेंटिशन। The nature and the mode of arrangement of teeth is called dentition। तो 3 टाइप के। पहला हेटेरोडोंट। हेटेरो मतलब वो डिसिमिलर टीथ होते हैं। डिसिमिलर टीथ होंगे यानी कि सारे दांत बराबर नहीं होंगे, कोई काटने वाले अलग हैं, छेड़ने वाले अलग हैं, और ग्राइंड करने वाले अलग हैं। थ्रिकोडोंट, थ्रिकोडोंट मतलब embedded in jaw। ये जॉ में जबड़े में धंसे हुए दांत होंगे आपके, जॉ बोन। जब दांत आपके जबड़े में धंसे होते हैं, जॉ में धंसे होते हैं, तो हम इसे बोलते हैं थ्रिकोडोंट। डाइफाइडोंट, डाइफाइडोंट मतलब 2 टाइम टीथ आएंगे लाइफ में, 2 टाइम टीथ आना यानी कि डाइफाइडोंट। तो 3 तरीके। हेटेरोडोंट तो देखा जाए तो हमारी दांत कैसे हेटेरो है, इंसाइजर अलग है, कैनाइन अलग है, प्रीमोलर अलग है, मोलर अलग है। हमारे में दांत हमारे जॉ में धंसे हुए, जबकि फ्रॉग में नहीं धंसे होते। तो फ्रॉग में अगर ऐसे भी मार दोगे ना तो उसके टीथ टूट जाएंगे, तो उसके जॉ में नहीं धंसे हुए। आप उन लोगों को दांत उखाड़ने में समझ लीजिए कितनी प्रॉब्लम होती है। एंड थर्ड डाइफाइडोंट, 2 टाइम्स टीथ आएंगे, एक मिल्क टीथ आएगा, एक फिर हमारा परमानेंट टीथ आएगा। चलिए आगे चलते हैं। हेटेरोडोंट का मतलब साफ साफ दिख रहा है, इंसाइजर फॉर कटिंग, कैनाइन्स फॉर टीयरिंग, प्रीमोलर्स फॉर मैस्टिकेशन, चबाना, एंड मोलर आल्सो द सेम वर्क, मैस्टिकेशन, ग्राइंडिंग, च्यूइंग करना, ये फंक्शन है टीथ के। अब थ्रिकोडोंट, इट मींस टीथ आर प्लेस्ड इन जॉ सॉकेट्स। जब आपके टीथ देखिए इनके रूट कहाँ है, ये आपकी जॉ बोन है। जो आपकी जॉ बोन में आपके टीथ धंसे हुए हैं, तो आप इसे बोलते हैं क्या? थ्रिकोडोंट। आगे चलते हैं। डाइफाइडोंट, 2 टाइम्स टीथ आएंगे, मिल्क टीथ पहला एंड सेकेंड, परमानेंट टीथ दोनों, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं 20 होते हैं नंबर्स में, एंड डेवलप्स एट 6 से 7 मंथ ऑफ बर्थ। बच्चा पैदा हुआ 6 से 7 महीने बाद उसके दांत निकलना चालू हो गए। दे आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ एट द एज ऑफ 6 to 7, और ये रिप्लेस हो जाते हैं एट द एज ऑफ 6-7 तक, ये पूरे अरेंज हो जाते हैं।
परमानेंट टीथ 32 इन नंबर, और कह रहा है परमानेंट टीथ 32। देखिए इसका फ्लोरल फार्मूला होता है, यानी अगर हम बात करें तो एक डेंटल फार्मूला की बात करें तो मान लीजिए मैंने आपकी जॉ को यू टीयर कर दिया, आपकी जॉ को यू टीयर कर दिया ऐसे और ऐसे, तो आपकी जॉ को ये मैंने फाड़ दिया है। अब बीच की सेंटर पे नोज के जस्ट पास से आपके देखा जाए तो आपके जाके 4 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 पार्ट कर दिए मैंने। अब जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है जरा मेरे स्टाइल में सोचिए। देखिए ये क्या चीज है, यहाँ पर इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, एंड मोलर। अगर मैं कहता हूँ ये एक जॉ है और जॉ को मैंने बीच से 2 पार्ट कर दिए, तो कह रहा इंसाइजर टीथ 2 पाए जा रहे हैं, 2 इंसाइजर है ऐसे, एक कैनाइन पाया जा रहा है, देखिए कैनाइन शार्प होता है, मैं दिखा दिया जानवर जैसा लग रहा है। प्रीमोलर एब्सेंट है, यानी मिल्क जो टीथ होती है, मिल्क टीथ में, मिल्क टीथ के फार्मूले की बात करें तो जो हमारा प्रीमोलर होता है वो एब्सेंट होता है। काम दोनों का सेम है, जबकि मोलर हमारे 2 पाया जा रहा है। देखिए अगर आप काउंट करें तो यहाँ कितने टीथ हो गए, 1 2 3 4 5 5 टीथ हो गए। 5 अपर केस में, जॉ के अपर केस है ये लोअर केस है, तो 5 5 10, 2 आइदर साइड भी है तो 10 2 20। देखिए ये ऐसे फार्मूला बन गया 2 1 0 2 2 1 0 2, देन उसके लोअर केस में भी क्या है 2 1 0 2 है, और 2 आइदर साइड थे तो मल्टीप्लाई करा दिया 20 आ गया। यही अगर हम देख ले परमानेंट टीथ में तो ये हो जाता है 2 1 2 3, 2 1 2 3 into 2 is equal to 32। क्यों? क्योंकि देखिए 2 इधर बढ़ गए प्रीमोलर में और 1 इधर बढ़ गया, तो 2 1 3 2 5 3 8 ऊपर 8 लोअर में 16, और 16 और 2 है इधर, तो 16 2 जा 32। तो ये आपका बन गया परमानेंट टीथ का, ये आपका परमानेंट टीथ हो गया, और इधर हो गया आपका मिल्क टीथ। तो ये 2 फॉर्मूले बन गए मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के। कोई फॉर्मूला यहाँ दिया गया इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर के बारे में, 32 और 22। ठीक है, अब फॉर्मूला देख लीजिएगा अच्छे से। अब आती बात फेरिंग्स की। चलिए देखिए फेरिंग्स पर कॉमन पैसेज है फॉर डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। डाइजेशन और रेस्पिरेशन कॉमन पैसेज। क्यों कॉमन पैसेज है? इसके कॉमन पैसेज होने के पीछे कारण ये है, कारण है ये कि आप देखेंगे तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और जबकि ये आपकी बकल कैविटी है, लेकिन दोनों अलग हो रहे हैं सिर्फ इसी हार्ड पैलेट से अलग हो रहे हैं। हार्ड पैलेट से अलग, फेरिंग्स पे अगर आ जाएंगे देखिए कॉमन ट्रैक्ट मिलता है आपको। अब आपका जो फूड है वो फूड इस पाइप से जा रहा है, यहां से पीछे जाएगा और आगे की तरफ आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो ये कॉमन पैसेज बन जाता है जिसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। क्यों कॉमन है? क्योंकि सांस भी ले रहे हैं तब भी उसी रास्ते से जाएगा और रेस्पिरेशन का भी रास्ता वही है। लेकिन एक खास बात होती है हमारे इस फेरिंग्स में कि हमारा खाना हमारी सांस की नली में नहीं जा पाता। When food material passes through the pharynx, the cartilaginous epiglottis closes the glottis, यानी opening of the larynx। जैसे ही आप खाने को निकलते हैं आपके फेरिंग्स पे एपिग्लॉटिस नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है और ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, कवर कर लेता है हमारे लैरिंक्स वाले पार्ट को, यानी विंड पाइप पे एयर को जाने नहीं देता है। और जब विंड पाइप पे एयर नहीं आता तो खाना आपका सीधे से रखता होगा, चला था आपके फूड पाइप पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन याद रखना है कौन सा स्ट्रक्चर प्रिवेंट करता है फूड को विंड पाइप में जाने से रोकने के लिए, तो वो है एपिग्लॉटिस। चलिए आगे चलते हैं।
अब एसोफेगस की बात करें तो आप देखिए मस्कुलर वॉल होती है, फूड बड़े आसानी से जा रहा है। और आपको बता दूं ये मूवमेंट जो होता है जिससे फूड हमारा खिसकता खिसकता आगे जा रहा है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बनेगा तो मस्कुलर ट्यूब होती है, 30 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है एसोफेगस, जो हमारे फेरिंक्स को हमारे स्टमक से जोड़ रहा है। तो फेरिंक्स से स्टमक को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा एसोफेगस। और एसोफेगस का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो गैस्ट्रो एसोफेगल स्फिंक्टर होता है। सर्कुलर मसल्स इज कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस स्टमक। यहाँ पर ये स्फिंक्टर लगा हुआ याद रखिएगा, जिससे खाना कंट्रोल्ड कंडीशन पे स्टमक तक जाए। ऐसा नहीं कि स्टमक करनी मूवमेंट कर रहा है तो खाना ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो इसके लिए जो स्फिंक्टर बायोलॉजी में यहाँ पर जितने जगह टर्म करेंगे तो स्फिंक्टर तरीके से समझ लीजिए, एक वॉल लगा हुआ है जो खाने को या किसी भी चीज को उल्टी डायरेक्शन में जाने से रोकेगा। तो इस स्फिंक्टर को, यहाँ का जो स्फिंक्टर है इसको नाम दिया गया गैस्ट्रो एसोफेजियल। गैस्ट्रो इसोफेगियल, गैस्ट्रो स्टमक से लिया गया है तो बन गया गैस्ट्रो इसोफेगियल स्फिंक्टर। ओके, गैस्ट्रो इसोफेगियल स्फिंक्टर। एंड अब बात करेंगे हम स्टमक की। तो स्टमक भाई साहब हमारे काफी, आप देख रहे हैं मस्कुलर तो बहुत ही होता है। मस्कुलर होने के साथ साथ जो हमारा स्टमक है फ्लेक्सिबल भी होता है। लगभग 3.5 kg तक सॉलिड फूड आप स्टमक में रख सकते हैं। अब देखिए ये एसोफेगस था और यही आपका क्या था, स्फिंक्टर था। कौन सा स्फिंक्टर, गैस्ट्रो एसोफेगियल स्फिंक्टर लगा था। अंदर जाएंगे तो आपके स्टमक के भी 3 पार्ट मिलते हैं, फंडस, बॉडी ऑफ स्टमक एंड पाइलोरी। फंडस, बॉडी ऑफ स्टमक एंड पाइलोरी। तो बोला जाता है कि भाई ये थोड़ा जे शेप्ड में स्ट्रक्चर होता है ऐसे। तो जे शेप्ड में से थोड़ा बहुत लग रहा है, साइंटिस्ट तो थोड़ा बहुत मैच करता है तो बता देते हैं। और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे स्टमक के इनर वॉल पे कुछ फोल्ड्स पाए जा रहे हैं। जैसे ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं ऐसे ही कुछ फोल्ड्स हैं। जैसे जमीन में कोई कीचड़ सूख जाए तो एक डिजाइन तैयार हो जाएगी लहरदार, वैसे ही यहाँ पर फोल्ड्स पाए जाते हैं, इसे बोलते हैं र्यूग। तो ये जो र्यूग होता है गैस्ट्रिक फोल्ड्स होते हैं। अब देखिए जब एसोफेगस से खाना स्टमक में आएगा तो स्टमक जाके ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है डुओडेनम। तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन डुओडेनम पे जाता है तो वहां पर भी स्फिंक्टर लगा होता है और उस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो 2 स्फिंक्टर हो गए, गैस्ट्रो एसोफेगियल स्फिंक्टर एंड लास्ट पार्ट इसका पाइलोरिक स्फिंक्टर। इस रूज का बहुत काम होगा, बताऊंगा जब फूड हमारे स्टमक चर्निंग मूवमेंट करता है तो ये रूज बहुत हेल्प करते हैं। तो देखिए कार्डियक, फंडस, बॉडी ऑफ स्टमक एंड पाइलोरी, 4 पार्ट होगा आपके स्टमक। याद रखिएगा कार्डियक दिल के पास करीब है क्योंकि इस जगह पीछे हार्ट मिलेगा आपको। तो कार्डियक हार्ट साइड पे हो गया, फंडस ये हो गया, बॉडी ऑफ स्टमक सबसे बड़ा पार्ट होता है एंड लास्ट का पार्ट पाइलोरिक हो गया। क्लियर, इतने नाम यहाँ पे याद रखिए, कार्डियक, फंडस एंड। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है गट का, 7 मीटर लॉन्ग है एंड 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर है। तो दोस्तों बात ये आती है कि यार स्मॉल इंटेस्टाइन तो लंबी बहुत है, नाम किस बिहाफ पे दिया रहा है, नाम इसीलिए दिया जाता है इसको इसके डायमीटर के बिहाफ पे। तो इसका डायमीटर क्या होता है, कम होता है, लेकिन लेंथ बहुत ज्यादा होती है। डायमीटर कम होने के कारण इसको नाम दे दिया जाता है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट आपको मिलेंगे, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। डुओडेनम, जेजुनम, जीजू हो गए नम, ऐसे जीजू हो गए नम तो बन गया जेजुनम। तो डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम 3 पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहीं पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाई जाएंगी जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में काम करेंगी। ये कुछ ऐसी क्वाड्री स्ट्रक्चर होते हैं। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं। ये देखिएगा बोर्ड में, या बोर्ड छोड़िए, मेडिकल के लिए क्वेश्चन लैक्टियल के बारे में पूछेगा आपसे, लैक्टियल क्या होता है। तो फिंगर लाइक विलाई होती है, ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। जैसे टॉवल ले ले, टॉवल को फोल्ड कर दे तो जो अंदर का नज़ारा होगा कुछ वैसे नज़ारा स्मॉल इंटेस्टाइन का है। बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक पाए जाते हैं, इसे हम बोलते हैं विलाई। इस विलाई का मेन फंक्शन होता है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना। तो जो फूड है, विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, ये देखिए ब्लू और रेड से आप देख रहे हैं ब्लड वेसल्स मौजूद है। साथ ही साथ अंदर एक बड़ी सी लिम्फ वेसल होती है, इसे लैक्टियल कहते हैं। ये है लिम्फ वेसल, इसे क्या बोलेंगे, लैक्टियल। लैक्टियल एक लिम्फ वेसल होती है, लार्जेस्ट लिम्फ वेसल ऑफ द बॉडी। नोटेबल पॉइंट नोट कर लीजिएगा, लार्जेस्ट लिम्फ वेसल्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड लैक्टियल।
ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। चलिए आ जाइए लार्ज इंटेस्टाइन पहले। सॉरी, आप देखिए लार्ज इंटेस्टाइन देख रहे हैं, लार्ज क्यों है? डायमीटर बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके 3 पार्ट हुए, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। 3 पार्ट, सीकम, कॉलन, रेक्टम। सीकम में एक चीज पाई जाती है, पहली बात देखें, इट इज अ वेल डेवलप्ड इन हर्बीवोरस बट वेरी स्मॉल इन मैन। सीकम पार्ट हमारे लिए स्मॉल होता है बिकॉज हमें सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं करना होता, नहीं कर पाते। हमारे एंसेस्टर ने हजारों साल पहले बंद कर दिया था, तो अपन लोगों में भी इनएक्टिव हो गया वो। और वो इनएक्टिव स्ट्रक्चर आज हमारी बॉडी में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक हमारा एक तरीके से देखा जाए तो खत्म हो गया है, ये इनएक्टिव हो गया है, वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया है। सेकंड, द कॉलन कंसिस्टिंग ऑफ असेंडिंग कॉलन। अब देखो कॉलन पार्ट असेंडिंग, जो ऊपर चढ़ रहा है ये असेंडिंग, जो नीचे कर रहा है वो डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलन बन गया। रेक्टम, रेक्टम बेसिकली हमारा एक तरीके से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करेगा और गार्डेड होता है एनल स्फिंक्टर से। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे फूड पाया जाएगा। और ये भी जो फूड हमारा है, ये फूड हमारा अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम में पहुंचेगा और रेक्टम से बॉडी के बाहर निकाल दिया। आज के लेक्चर में हमने अपना ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जाना, जहाँ पर अभी केवल हम डाइजेस्टिव ऑर्गन को समझ सके हैं कि क्या है बकल कैविटी, क्या है फेरिंक्स, क्या है एसोफेगस, क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट लेक्चर पे हम ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। बाय।